आज मैं जिस स्टोरी के बारे में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ये स्टोरी अपने आप में ही एक अलग पहचान रखती है। दरअसल उस वक्त नेपाल में राजशाही शासन हुआ करता था, यानी कि राजा रानी का शासन। और उस वक्त के जो राजा थे वो राजा वीर वीरेंद्र विक्रम शाह थे और उनकी पत्नी रानी ऐश्वर्या थी। राजशाही में एक रिवाज था, रिवाज ये कि हर हफ्ते एक प्राइवेट पार्टी रखी जाती थी और इस प्राइवेट पार्टी को राजशाही के किसी मेंबर को देनी होती थी। हर एक मेंबर को बारी बारी इस पार्टी को देनी होती थी। पर ये 1 जून 2001 वाली पार्टी को उस वक्त के क्राउन प्रिंस राजकुमार दीपेंद्र देने वाले थे और राजकुमार दीपेंद्र इस पार्टी को देने के लिए ही 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। पर उस पार्टी में आए हुए लोगों को क्या पता था कि इस पार्टी में आने के बाद हमारा इतिहास ही बदल जाएगा। कुछ ऐसा होता है उस पार्टी में जिसके बारे में इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है। दरअसल उस पार्टी में कुल राजशाही परिवार के 22 मेंबर शामिल हुए थे। तकरीबन 6:45 पर राजकुमार दीपेंद्र बिलियर्ड्स रूम में पहुंचते हैं और उनके पीछे ही राजकुमार दीपेंद्र के चचेरे भाई राजकुमार निराजन, राजा वीरेंद्र की तीनों बहनें राजकुमारी श्रद्धा, राजकुमारी शांति, राजकुमारी शोभा भी पहुंचती है। तकरीबन 7:40 पर राजकुमार दीपेंद्र के चचेरे भाई पारस, माँ राजकुमारी कोमल, बहन प्रेरणा और पत्नी हिमानी के साथ वहां पहुंचते हैं। महाराजा वीरेंद्र को आने में थोड़ा देर हो जाता है क्योंकि वो किसी पत्रकार को अपना इंटरव्यू दे रहे थे। नारायण हिती प्लेस के त्रिभुवन सदन में राजशाही के कुल 22 लोग मौजूद थे। इस वीडियो में सभी का नाम नहीं लिया गया है। थोड़ी देर बाद महाराजा वीरेंद्र भी वहां पहुंचते हैं, पर उस पार्टी में आए हुए सभी लोगों को क्या पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। रात 8:50 पर एक गोली चलने की आवाज आती है। बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड पहली बार तो नजरअंदाज कर देते हैं और फिर लगातार फायरिंग की आवाज आती है, मानो जैसे अंदर कोई मशीन गन चला रहा होगा। फिर रात 8:57 पर 2 सिंगल फायर शॉट की आवाज आती है और तकरीबन 7 मिनट बीत जाने के बाद सभी सुरक्षाकर्मी भागकर नारायण हिती के त्रिभुवन सदन की ओर जाते हैं और जब वो उसके अंदर इंटर करते हैं उन सभी सुरक्षा गार्डों की होश उड़ जाते हैं। चारों ओर खून ही खून दिखता है। उसके बाद वो बिलियर्ड्स रूम की ओर भाग के जाते हैं जहां ये पार्टी चल रही थी। वहां जाने के बाद वो देखते हैं कि 11 लोगों की डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई है और उस डेड बॉडी में नेपाल नरेश राजा वीर वीरेंद्र विक्रम शाह भी खून से लथपथ पड़े हुए थे। फिर सुरक्षाकर्मी भागकर बाहर गार्डन की तरफ आते हैं जहां उसे 3 और बॉडी दिखती है, जिसमें शामिल थी रानी ऐश्वर्या, राजकुमार निराजन और खुद क्राउन प्रिंस होने वाले राजकुमार दीपेंद्र। फिर आनन फानन में आकर सभी सुरक्षाकर्मी उन सभी बॉडियों को गाड़ी में रखते हैं और अस्पताल की ओर निकल जाते हैं। सबसे आगे जो गाड़ी होती है वो राजा वीर वीरेंद्र विक्रम शाह की होती है क्योंकि उनकी जान की कीमत ज़्यादा थी, क्योंकि वो वहाँ के राजा थे। खुशी की बात ये भी थी कि राजा अब भी जिंदा थे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद वो काठमांडू के छावनी आर्मी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। राजा वीर वीरेंद्र विक्रम शाह का इलाज शुरू होता है और वह 9:15 पर दम तोड़ देते हैं। बाकी के 8 लोग और आते ही आते रास्ते में अपना दम तोड़ देते हैं, जिसमें शामिल होती है राजा वीरेंद्र की पत्नी रानी ऐश्वर्या, उनके छोटे बेटे राजकुमार निराजन और उनकी एक इकलौती बेटी राजकुमारी श्रुति और उनके सगे भाई और सबसे छोटे भाई राजकुमार धीरेन्द्र, उनकी 2 बहनें राजकुमारी शांति, राजकुमारी श्रद्धा, उनके बहनोई यानी कि राजकुमारी श्रद्धा के पति कुमार खरका और उनकी चचेरी बहनें राजकुमारी जयंती थी। के बचे 5 लोगों का इलाज भी तुरंत से तुरंत शुरू किया जाता है, पर उन 5 लोगों में जो सबसे ज्यादा जान की कीमत थी वो राजकुमार दीपेंद्र की थी। बाकी के 4 लोगों की जान की कीमत भी उतना ही थी, पर राजकुमार दीपेंद्र होने वाले अगले राजा थे, इसलिए उनको बचाना बहुत जरूरी था। राजकुमार दीपेंद्र के अलावा जो बाकी के 4 लोग थे उसमें शामिल थे राजा वीरेंद्र की सगी बहन राजकुमारी शोभा, उनकी बेटी श्रुति और उनके पति कुमार गोरख और उनके छोटे भाई राजकुमार ज्ञानेंद्र की पत्नी राजकुमारी कोमल और उनकी चचेरी बहन केत की चेस्टर थी। पर इन चारों लोगों का इलाज के बाद डॉक्टर ने इसे खतरे से बाहर कर दिया, पर राजकुमार दीपेंद्र की हालत दिन पर दिन
खराब होती जा रही थी। जैसे जैसे उन्हें समय बीतता जा रहा था उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वैसे तो राजकुमार दीपेंद्र को सिर्फ एक ही गोली लगी थी, पर वो गोली उसके सर में लगी थी। इधर नेपाल के लोगों को बिल्कुल ही खबर नहीं थी कि उनका राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि इस घटना के बाद नारायण हेती प्लेस से बाहर जाने वाली सभी कम्युनिकेशन लाइन को कट कर दिया जाता है और उसके 14 घंटा बाद यानी कि 2 जून तकरीबन 11 बजे नेपाली रेडियो को रोककर ये घोषणा की जाती है। रात 9:15 पर राजा वीर वीरेंद्र विक्रम शाह का देहांत हो गया है। अब उसकी जगह नए राजा बने हैं राजकुमार दीपेंद्र। और बाकी के 4 लोगों की जिसकी डेथ हो चुकी थी उसके बारे में भी बताया जाता है। इधर नेपाल के लोगों को ये खबर सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था आखिर कैसे एक ही रात में पूरे परिवार को खत्म हो गया। ये सुनकर नेपाल जो भी था, जितने भी लोग थे वो एक सदमे में चले जाते हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि अब उनके राजा नहीं रहे। वहीं दूसरे जो नए राजा बने थे राजकुमार दीपेंद्र, वो भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। अब पूरी की पूरी नेपाल की जो जनता थी वो दुआ करने लगती है, प्रेयर करने लगती है कि कैसे भी हो राजकुमार दीपेंद्र की जान को बचाया जा सके। और देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि ये उस वक्त की सबसे बड़ी हत्याकांड थी जिसमें पूरे के पूरे रॉयल फैमिली को खत्म कर दिया जाता है। शुरुआत में तो इस हत्याकांड को एक घटना बता दिया गया था, ऑटोमेटिक एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह बताई गई थी। उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे गिरिजा प्रसाद गोयल ने भी इसे एक दुर्घटना ही बता दिया गया था, पर नेपाल के लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये ऑटोमेटिक एक्सीडेंटल फायरिंग की घटना है और वो जांच बैठाने के लिए कहते हैं। और उसी दिन 2 जून शाम 4 बजे राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी रानी अस्बेरिया और बाकी के लोगों की शव यात्रा शुरू होती। ये शव यात्रा आर्मी हॉस्पिटल से 8 किलोमीटर दूर पशुपतिनाथ तक चलनी थी और इस सब यात्रा में मानो कि पूरा का पूरा नेपाल शामिल हो गया था। राजा के सम्मान में बहुत सारे लोगों ने अपना सर मुंडवा लिया था। इस काम को करने के लिए वहाँ के किसी नाय ने भी किसी भी लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया और सभी के सभी नाय फ्री में सभी का सर मुंडते जा रहे थे। युवराज दीपेंद्र जो कि अब एक नए राजा बन गए थे, वो भी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ते लड़ते ठीक 2 दिन बाद 4 जून 2001 को अपनी दम तोड़ देते हैं। और नेपाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ऐसा राजा जो नेपाल पे शासन किया था जो कभी होश में ही नहीं था। नेपाल पे शासन करने वाला सबसे कम दिनों वाला राजा भी राजकुमार दीपेंद्र बन चुके थे। अब जबकि राज परिवार में कोई बचा ही नहीं था तो सिर्फ एक ही बचे थे, वो थे राजकुमार ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह। फिर उसी दिन उसे नेपाल का नया राजा घोषित कर दिया जाता है। ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को राजा बना दिया जाता है। ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह के राजा बनने के बाद पिछले 2 दिनों से एक खबर अंदर ही अंदर चल रही थी। ठीक 2 दिनों के बाद जब ये खबर मीडिया में आई तो लोगों को पता चला कि 1 जून को जो हमला हुआ था और जो सारे लोग मारे गए थे इसमें कोई और नहीं शामिल था बल्कि राजकुमार दीपेंद्र ही थे। इस बारे में जब नेपाल की जनता को पता चला तो नेपाल की जनता में एक अलग तरह का गुस्सा देखने के लिए मिला। वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे और सरकार से ये मांग करने लगे कि इस हत्याकांड की जांच भी होनी चाहिए। और वो सभी लोग प्रोटेस्ट करने लगे, रोडों पे उतर आए और सरकार से ये मांग करने लगे कि इसकी हत्याकांड के पीछे क्या कारण है, इसके ऊपर एक जांच बैठनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि उस रात को क्या हुआ था जब किसी भी शाही परिवार को छोड़कर उस जगह पे किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं थी, इवन की जो सुरक्षा कर्मी थे उसकी भी एंट्री अलाउ नहीं थी? तो कौन ये सारा कांड कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके पार्ट 2 में हम अच्छे से समझेंगे कि इस हत्याकांड में किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और वो कौन था, इसके पीछे क्या मोटिव थी। हम सब कुछ पार्ट 2 में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।